वेलकम टू द करंट अफेयर्स हाइब्रिड ऑडियो बुक सीरीज। इस सीरीज में हम विजन आईएएस मंथली मैगजीन से यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट करंट डेवलपमेंट्स को कवर करेंगे। यू आर वाचिंग यूपीएससी सिविल 360। जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सिक्योरिटी फ्रॉम द सितंबर मंथली मैगजीन ऑफ विजन आईएएस। इस टॉपिक का समरी नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। आज हम भारत में सिक्योरिटी से जुड़े कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर गौर करेंगे, खासकर यूपीएससी, एसएससी और स्टेट पीएससी एस्पिरेंट्स के लिए रेलेवेंट पॉइंट्स पर। हमारे पास है विजन आईएएस के सितंबर महीने की मैगजीन का सिक्योरिटी सेक्शन। जी। इसमें साइबर क्राइम, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ईडी और डिफेंस सेक्टर से जुड़ी अपडेट्स है। Absolutely. हमारा फोकस रहेगा इन सोर्सेज से की इनसाइट्स निकालना, कॉम्प्लेक्स इश्यूज को सिंप्लीफाई करना और समझना कि ये डेवलपमेंट्स भारत के ओवरऑल सिक्योरिटी लैंडस्केप को कैसे शेप कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद साइबर क्राइम। हाल ही में होम अफेयर्स पर पार्लियामेंट्री पैनल की एक रिपोर्ट आई है, साइबर क्राइम रेमिफिकेशंस, प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन। ये हाईलाइट करती है कि साइबर थ्रेट्स कितने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। तो साइबर क्राइम को डिफाइन कैसे किया जाता है, मतलब टेक्निकली? हाँ, सिंपली पुट, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के अनुसार साइबर क्राइम कोई भी इलीगल एक्ट है जिसमें कंप्यूटर या नेटवर्क डिवाइस का इस्तेमाल होता है या तो अपराध करने के लिए, मतलब एज अ टूल की तरह। हाँ, या जिस पर अपराध किया जाता है एज अ टारगेट। अच्छा, और ये किस तरह के होते हैं? फिशिंग, रैंसमवेयर तो हम सुनते रहते हैं, क्या कुछ नया भी है आजकल? बिल्कुल, कन्वेंशनल टाइप्स तो हैं ही, जैसे मालवेयर, रैंसमवेयर, फिशिंग, विशिंग मतलब वॉइस फिशिंग। हाँ, वॉइस फिशिंग और स्मिशिंग यानी एसएमएस फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, ये सब तो हैं ही। लेकिन अब ना इमर्जिंग थ्रेट्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स, क्रिप्टोजैकिंग। ये क्या होता है? इसमें दूसरों के डिवाइसेस को हाईजैक करके सीक्रेटली क्रिप्टो करेंसी माइनिंग की जाती है। फिर डीप फेक स्कैम्स हैं और एक और बड़ी चीज है क्राइम एज अ सर्विस, CAS। क्राइम एज अ सर्विस। ये तो सुनने में ही खतरनाक लग रहा है। हाँ, इसका मतलब है कि साइबर क्राइम टूल्स और सर्विसेज अब डार्क वेब पे किराए पर अवेलेबल हैं, तो इससे कम टेक्निकल स्किल्स वाले लोग भी सोफिस्टिकेटेड हमले कर सकते हैं। ओह वाओ, दैट्स अलार्मिंग। ये साइबर क्राइम इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहे हैं? व्हाट आर द की ड्राइवर्स? देखिए, इसके पीछे कई इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है हमारा रैपिड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर जैसे प्लेटफॉर्म्स ने हमारी लाइफ तो आसान की है, लेकिन उन्होंने अटैक सरफेस भी बढ़ा दिया है। अटैक सरफेस बढ़ने का क्या मतलब है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, अटैक सरफेस मतलब डिजिटल सिस्टम्स और डेटा पॉइंट्स की संख्या बढ़ गई है जिन्हें क्रिमिनल्स टारगेट कर सकते हैं। जितने ज्यादा डिजिटल टच पॉइंट्स होंगे, उतने ज्यादा पोटेंशियल एंट्री पॉइंट्स अटैकर्स के लिए खुल जाते हैं। समझ गई। दूसरा फैक्टर है इन अपराधों का ट्रांसनेशनल नेचर। ये एक बड़ा इशू है। मतलब ये देश के बाहर से हो रहा है? हाँ, बिल्कुल। भारतीय नागरिकों को फंसाकर साउथ ईस्ट एशिया ले जाया जा रहा है। वहां उनसे फेक लोन एप्स या कॉल सेंटर एक्सटॉर्शन जैसे कामों में जबरदस्ती लगाया जा रहा है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट बन गया है जिसमें क्रिप्टो बेस्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी शामिल है। ये तो बहुत सीरियस है। और तीसरा, जैसा मैंने पहले कहा, ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम और CAS का राइज। क्राइम सिंडिकेट्स ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। चौथा, जुरिस्डिक्शनल चैलेंजेस। क्योंकि ये क्रॉस बॉर्डर क्राइम है, तो एविडेंस जुटाना, एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेट करना और अपराधियों को एक्स्ट्राडाइट करना, ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये तो है। और पांचवां, क्रिमिनल्स लगातार अपने मेथड्स इवॉल्व कर रहे हैं। अपनी पहचान छिपाने के लिए VPNs, बुलेट प्रूफ होस्टिंग, IPFS, ब्लॉकचेन, इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन और 5G OT प्लेटफॉर्म से लॉफुल इंटरसेप्शन, मतलब कानूनी तरीके से निगरानी करना, वो भी मुश्किल होता जा रहा है। और हमारे लॉज, IT एक्ट का जिक्र होता है अक्सर। हाँ, वही आ रहा था। हमारा IT एक्ट 2000 थोड़ा आउटडेटेड हो गया है। इंटरमीडिएरी अकाउंटेबिलिटी भी थोड़ी कमजोर है, दंड उतने सख्त नहीं है और साइबर एक्सपर्ट्स की भी कमी है। ये सब मिलकर चैलेंजेस को बढ़ा देते हैं। इन सब का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? इकोनॉमिक लॉस तो जाहिर है बहुत बड़ा होगा। बिल्कुल, इकोनॉमिक लॉस स्टैगरिंग है। एक अनुमान के मुताबिक 2019 से 2024 के बीच 31,500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। 31,500 करोड़? हाँ, और ये ज्यादातर UPI, QR कोड, स्कैम्स, सिम स्वैप्स और डीप फेक से हुआ है। बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी। और क्या इम्पैक्ट है? क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर CII पर खतरा, मतलब पावर ग्रिड्स, बैंकिंग, टेलीकॉम, इन पर रैंसमवेयर हमले नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हाँ, ये तो बहुत क्रिटिकल है। फिर सोशल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत गहरा है। सेक्सटॉर्शन, साइबर स्टॉकिंग, डीप फेक्स के विक्टिम्स, खासकर युवा और छात्र, बहुत ट्रॉमा से गुजरते हैं। सोशल विड्रॉल तक हो जाता है। और AI बेस्ड डीपफेक्स तो आजकल और ज्यादा चिंता का विषय बन गए हैं। और जाहिर है, बार बार होने वाले फ्रॉड से सिटीजन्स का डिजिटल और फाइनेंशियल सिस्टम्स पर ट्रस्ट इरोड होता है, स्पेशली बुजुर्गों का। गिवन दिस ग्रिम पिक्चर, सरकार क्या कदम उठा रही है? What are the key government initiatives? सरकार एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच अपना रही है। इसे कुछ कैटेगरीज में देख सकते हैं। पहला है लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसमें क्या आता है? इसमें IT एक्ट 2000 है, जिसके सेक्शंस जैसे 69A हार्मफुल कंटेंट ब्लॉक करने के लिए, सेक्स 79 इंटरमीडिएरी लायबिलिटी, सेक्स 70B सर्टेन की स्थापना इंपॉर्टेंट है। साथ ही नया भारतीय न्याय संहिता BNS और स्पेशल एंड लोकल लॉज SLS में भी साइबर अपराध शामिल किए गए हैं। ठीक है। और एजेंसीज? हाँ, दूसरा है की एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स।
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, जो 2020 में बना था। ये नेशनल नोडल हब है। I4C? हाँ, सुना है। हेल्पलाइन 1930 भी यही मैनेज करता है। जी हाँ, हेल्पलाइन 1930 और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP I4C ही मैनेज करता है। फिर सर्टन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया है, जो इंसिडेंट हैंडलिंग और एडवाइजरीज जारी करता है, जैसे AI बेस्ड फिशिंग अलर्ट्स पर। सर्टन। NCIIP है, जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी देखता है। CBI और NIA भी साइबर फ्रॉड और टेररिज्म रिलेटेड जांच करते हैं, जैसे ऑपरेशन चक्रा। और स्टेट लेवल पर भी एफर्ट्स हैं, जैसे केरला साइबर डोम या महाराष्ट्र के साइबर लैब्स। काफी सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। टेक्नोलॉजी का यूज कैसे हो रहा है? तीसरा पॉइंट वही है, एडवांस टेक्नोलॉजी टूल्स। AIML का इस्तेमाल फ्रॉड डिटेक्शन के लिए हो रहा है, जैसे NPCI का FRM सिस्टम है, RBI का म्यूल हंटर AI है। म्यूल हंटर AI? इंटरेस्टिंग नेम। हाँ, फिर डीप फेक डिटेक्शन टूल्स डेवलप किए जा रहे हैं मेटी और CDAC द्वारा। साइबर स्वच्छता केंद्र है, जो मैलवेयर और बॉटनेट्स हटाने में मदद करता है, और स्पैम कंट्रोल के लिए ट्राई ब्लॉकचेन यूज कर रहा है। वैसे ही RBI कार्ड सिक्योरिटी के लिए टोकनाइजेशन पर जोर दे रहा है। अच्छा, ब्लॉकचेन फॉर स्पैम कंट्रोल, ये नया है। चौथा पॉइंट? चौथा है कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। I4C का एक सहयोग पोर्टल है। ये गवर्नमेंट, इंटरमीडियरीज और प्लेटफॉर्म्स के बीच कोऑर्डिनेशन के लिए है, खासकर इलीगल कंटेंट हटाने के लिए। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पर भी फोकस है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशंस, इंटेलिजेंस शेयरिंग, एक्सट्रेडिशन एफर्ट्स। और आखिरी? एंड फाइनली पांचवा, पब्लिक अवेयरनेस एंड लिटरेसी। कैंपेन्स चल रहे हैं, जैसे साइबर दोस्त RBI कहता है। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में साइबर लिटरेसी शुरू की जा रही है। सेबी भी निवेशक शिविर कैंपेन्स के जरिए इन्वेस्टर प्रोटेक्शन पर जोर दे रहा है। इनिशिएटिव्स तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव लग रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री पैनल की रिपोर्ट बताती है कि चैलेंजेस बरकरार हैं। सो व्हाट्स द सजेस्टेड वे फॉरवर्ड? पैनल की रिकमेंडेशंस क्या हैं? हाँ, पैनल ने कुछ बहुत कॉन्क्रीट सुझाव दिए हैं। पहला, CBI को एम्पावर करना। कैसे? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 में संशोधन करके CBI को नेशनल साइबर क्राइम जांच का अधिकार देना, बिना स्टेट की कंसेंट के, क्योंकि अभी 8 राज्यों ने जनरल कंसेंट विड्रॉ कर ली है। ओह, ये एक बड़ा स्टेप होगा। और दूसरा, लीगल रिफॉर्म्स। IT एक्ट 2000 को अर्जेंटली अपडेट करने की जरूरत है। शायद एक यूनिफाइड साइबर क्राइम लॉ बनाया जाए, जिसमें स्ट्रिक्ट पेनल्टीज हो, विक्टिम कॉम्पनसेशन का प्रावधान हो। AI जनरेटेड कंटेंट, OTT प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन गेमिंग, इन सबको रेगुलेट करना भी जरूरी बताया गया है। इंटरमीडिएट्स की अकाउंटेबिलिटी, प्लेटफॉर्म्स की। बिल्कुल, तीसरा पॉइंट वही है, इंटरमीडिएरी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना। पैनल कहती है कि प्लेटफॉर्म्स का इंडिया में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होना चाहिए, लोकल ग्रीवेंस ऑफिसर्स अपॉइंट करने होंगे, और इलीगल कंटेंट को तेजी से हटाने के लिए उन्हें लीगली कंपेल करना होगा। ये जरूरी लगता है। चौथा, एनहांस्ड कोऑपरेशन। स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर्स को और मजबूत करना, इंटरनेशनल लिएजॉन यूनिट्स बनाना, 24/7 साइबर डेस्क एस्टैब्लिश करना और क्रॉस बॉर्डर डेटा शेयरिंग को तेज करना। बेसिकली साइलोज में काम नहीं चलेगा, कोलैबोरेशन जरूरी है। राइट। टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर? पांचवा है टेक्नोलॉजी अपग्रेड। AI/ML बेस्ड थ्रेट इंटेलिजेंस पर इन्वेस्ट करना, ब्लॉकचेन वेरिफिकेशन का यूज बढ़ाना, क्वांटम रेजिस्टेंट इंक्रिप्शन की तैयारी करना और एक इंडिजिनस ऐप स्टोर बनाने का भी सुझाव है। क्वांटम रेजिस्टेंट इंक्रिप्शन, फ्यूचर प्रूफिंग की बात हो रही है। एग्जैक्टली। छठा है डेटा प्रोटेक्शन। साइबर प्रैक्टिसेस को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के अलाइन करना, मतलब डेटा स्टोरेज, KYC नॉर्म्स, प्राइवेसी सेफगार्ड्स, इन सबको इंश्योर करना। DPDP एक्ट, हाँ ये तो हाल ही में आया है। जी। सातवां है कैपेसिटी बिल्डिंग। पुलिस, प्रोसिक्यूटर्स, जुडिशरी, स्टूडेंट्स, इन सबको साइबर फोरेंसिक्स में ट्रेन करना, साइबर लैब्स का नेटवर्क बढ़ाना, VR बेस्ड ट्रेनिंग का इस्तेमाल करना। और आखिरी रिकमेंडेशन? आठवां, पब्लिक अवेयरनेस। मल्टीलिंगुअल अवेयरनेस कैंपेन्स चलाना, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाना। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करने वाले फिनफ्लुएंसर्स को रेगुलेट करना। फिनफ्लुएंसर्स रेगुलेशन, ये काफी रिलेवेंट है आजकल। तो बेसिकली पैनल इज सजेस्टिंग अ होलिस्टिक अपग्रेड, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इंस्टीट्यूशनल, सोसाइटल, सब तरफ से। Precisely. It's about keeping pace with the evolving threats. इसी से जुड़ा एक डेवलपमेंट है, सेबी का साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर रेजिलियंस फ्रेमवर्क, CSCRF। व्हाट्स दैट अबाउट ब्रीफली? हाँ, सेबी ने ये फ्रेमवर्क मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के लिए जारी किया है, स्टॉक एक्सचेंजेस, म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकर्स, KRAs वगैरह। अच्छा। इसका एम है नए साइबर थ्रेट से बचाव, कंप्लायंस इंश्योर करना और रिपोर्टिंग को स्टैंडर्डाइज करना। इंपॉर्टेंटली, ये फ्रेमवर्क सिर्फ रेगुलेटेड एक्टिविटीज के लिए यूज होने वाले सिस्टम्स पर लागू होता है। और शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर? अगर शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हो रहा है जो RBI या किसी और एजेंसी से ऑलरेडी रेगुलेटेड नहीं है, तो उसका ऑडिट मैंडेटरी होगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED 4.2। ओके, लेट्स शिफ्ट गियर्स टू द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। हाल ही में ये काफी चर्चा में रहा है, खासकर PMLA केसेस में रिपोर्टेड 94% कन्विक्शन रेट और विक्टिम्स के लिए 34,000 करोड़ रुपए की रिकवरी को लेकर। सबसे पहले, ये मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है इन सिंपल टर्म्स, आम भाषा में? मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली काले धन को सफेद बनाने की प्रोसेस है। इलीगली कमाए गए पैसे, जिन्हें क्रिमिनल प्रोसीड्स कहते हैं, उनके सोर्स को छिपाकर उन्हें लेजिटिमेट इनकम जैसा दिखाना। अच्छा, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं? हाँ, जनरली 3 मेन स्टेजेस माने जाते हैं। प्लेसमेंट, मतलब पैसे को फाइनेंशियल सिस्टम में डालना। लेयरिंग, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस के जरिए पैसे के ट्रेल को छुपाना। और इंटीग्रेशन,
उस लॉन्डर किए हुए पैसे को लीगल एसेट्स के तौर पर इकोनॉमी में वापस लाना। प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, गॉट इट। और ईडी का रोल क्या है इसमें? इसकी स्ट्रक्चर और पावर्स क्या है? ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट 1956 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आती है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हाँ, इसे एक डायरेक्टर हेड करते हैं जो एडिशनल सेक्रेटरी टू गोआई के रैंक के होते हैं। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी एजेंसी है जो मुख्य रूप से इकोनॉमिक क्राइम्स, मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस की जांच करती है। तो ये कौन से मेन लॉज इन्फोर्स करती है? स्टैट्यूटरी फंक्शंस क्या हैं? ईडी के पास 4 की लॉज का मैंडेट है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए 2002। ये मेन क्रिमिनल लॉ है मनी लॉन्ड्रिंग रोकने और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को जब्त करने के लिए। पीएमएलए, ये तो काफी खबरों में रहता है। दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फीमा 1999। ये एक सिविल लॉ है फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने और वायलेशंस पर पेनल्टी लगाने के लिए। फीमा, ठीक है। तीसरा है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट FEFA 2018। इससे ईडी को देश से भागने वाले इकोनॉमिक ऑफेंडर्स की प्रॉपर्टी अटैच और कॉन्फिस्केट करने की पावर मिलती है। FEOA 2018, ये नया कानून है रिलेटिवली। जी, और चौथा है COFEPOSA 1974, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। फीमा वायलेशंस के केसेस में प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए ईडी एक स्पॉन्सरिंग एजेंसी के रूप में कार्य करती है। COFEPOSA, तो पीएमएलए, फीमा, फेमा और COFEPOSA, ये है मेन लॉस। करेक्ट। उपलब्धियां तो इंप्रेसिव है। 94% कन्विक्शन रेट इन पीएमएलए केसेस एंड 34,000 करोड़ रिकवरी फॉर विक्टिम्स। हाई प्रोफाइल केसेस में भी ईडी का नाम आता है, बट व्हाट आर द चैलेंजेस ईडी इज फेसिंग? क्रिटिसिज्म्स भी सुनने में आते हैं। हाँ बिल्कुल, ईडी के सामने सेवरल चैलेंजेस हैं। इन्हें कुछ कैटेगरीज में देख सकते हैं। पहला, ऑपरेशनल चैलेंजेस। जैसे इसमें एक तो ओवररीचिंग जुरिसडिक्शन और फेडरल फ्रिक्शन की बात उठती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी के स्कोप पर टिप्पणी की है कि कहीं वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर तो नहीं जा रही, जिससे फेडरल बैलेंस को खतरा हो। अच्छा, हालांकि ये भी नोट करना इंपॉर्टेंट है कि अभिषेक बैनर्जी वर्सेस ईडी 2022 केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी के नेशन वाइड जुरिसडिक्शन को अपहोल्ड किया था। और पॉलिटिकल टारगेटिंग के आरोप। हाँ, ये दूसरा बड़ा ऑपरेशनल चैलेंज है, पॉलिटिकल टारगेटिंग एंड इंडिपेंडेंस कंसर्न्स। ईडी पर अक्सर पॉलिटिकल विंडेक्टा के लिए मिसयूज होने के आरोप लगते रहते हैं, जिससे उसकी इंडिपेंडेंस और इंपार्शियलिटी पर सवाल उठते हैं। राइट। रिसोर्सेज का इशू भी है। बिल्कुल। रिसोर्स एंड मैन पावर कंस्ट्रेंट्स। रिपोर्ट बताती है कि 2011 के बाद से ईडी के सैंक्शन स्ट्रेंथ में कोई इंक्रीज नहीं हुआ है, जबकि काम बढ़ गया है। FEOA आया, क्रिप्टो रिलेटेड केसेस बढ़ गए। 2011 से? ये तो काफी लंबा समय है। स्ट्रक्चरल चैलेंजेस। हाँ। स्ट्रक्चरल एंड लीगल चैलेंजेस भी हैं। पीएमएलए के तहत ईडी के पास काफी ब्रॉड डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। अरेस्ट की पावर, प्रॉपर्टी अटैच करने की पावर और कुछ मामलों में रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कुछ स्थितियों में सामान्य क्रिमिनल लॉ के उलट आरोपी को यह साबित करना पड़ता है कि उसकी प्रॉपर्टी क्राइम से जुड़ी नहीं है। इन ब्रॉड पावर्स की वजह से ड्यू प्रोसेस और सिविल लिबर्टी रिलेटेड कंसर्न्स उठाए जाते हैं। अच्छा, और लीगल चैलेंजेस? जुडिशियल बैकलॉग्स हैं। पीएमएलए के कई प्रोविजंस की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर सुप्रीम कोर्ट में मामले पेंडिंग है। इससे मुकदमों में देरी होती है और ये FATF रिव्यू को भी अफेक्ट कर सकता है। और एक इशू है इंटर एजेंसी लिटिगेशन का, जहां कई एजेंसीज एक ही मामले को देख रही होती हैं, जिससे रिसोर्सेज पर स्ट्रेन पड़ता है और डिलेज होते हैं। टेक्नोलॉजी रिलेटेड चैलेंजेस, साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं तो ईडी पर भी असर होगा। बिल्कुल। तीसरा है इमर्जिंग टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, राइज इन साइबर एंड क्रिप्टो फ्रॉड्स। नए तरह के घोटाले आ रहे हैं, जैसे पिग बुचरिंग, फैंटम हैकिंग और क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग। इनकी इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लेक्स होती है। FATF ने भी कुछ कहा है। हाँ, FATF ने अपनी इवैल्यूएशन में चित्र किया है कि इंडिया में कुछ सेक्टर्स में AML CFT कंप्लायंस में इंप्लीमेंटेशन गैप्स हैं, जैसे कि छोटी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, VASPs, वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स, प्रेशियस मेटल स्टोन्स डीलर्स और पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस। पीप्स मतलब पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस, जिनके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क ज्यादा हो सकता है। समझ गए। आपने पीएमएलए पावर्स और ड्यू प्रोसेस की बात की, क्या हाल के कोर्ट जजमेंट्स ने इस पे कुछ डायरेक्शन दिया है? यस, 2 रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। पहला, पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023। इसमें SC ने कहा कि ईडी को आरोपी को अरेस्ट के ग्राउंड्स लिखित रूप में देने होंगे। अच्छा, ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा। दूसरा, मनीष सिसोदिया वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट 2024। इसमें कोर्ट ने कहा कि फेयर ट्रायल के लिए अक्यूज्ड को उन डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करने का अधिकार है जिन पर प्रोसिक्यूशन रिलाय नहीं कर रहा है, मतलब अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स। ये रूलिंग्स प्रोसीजरल सेफगार्ड्स को स्ट्रेंथन करती हैं। तो इन चैलेंजेस और जुडिशियल डायरेक्टिव्स को देखते हुए ईडी के लिए वे फॉरवर्ड क्या सुझाया जा रहा है? क्या करने की जरूरत है? की सजेशंस में शामिल हैं, पहला, अडहेरेंस टू ड्यू प्रोसेस, मतलब जांच और गिरफ्तारी के लिए क्लियर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOPs लागू करना ताकि मिसयूज रोका जा सके और ट्रांसपेरेंसी बढ़े। दूसरा, एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशंस, सिर्फ आरोपों पर नहीं बल्कि इंटेलिजेंस ड्रिवन डेटा बैक जांच पर फोकस करना, जिससे प्रोसिक्यूशन मजबूत हो और क्रेडिबिलिटी बढ़े। तीसरा, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। हाँ, तीसरा है एनहांसिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए मैन पावर बढ़ाना और ट्रेनिंग इंप्रूव करना जरूरी है, जैसा FATF भी रिकमेंड करता है। टेक्नोलॉजी का रोल। चौथा है अडॉप्शन ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FUI के AML टूल्स का इस्तेमाल करना संदिग्ध ट्रांजैक्शंस के पैटर्न डिटेक्शन और अर्ली वार्निंग के लिए। इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन,
वो भी एक इशू था। बिल्कुल। 5वां सजेशन है इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन को बेहतर करना। ईडी, एफआईयू, सीबीआई, आईबीबीआई, आरबीआई, सेबी इन सब के बीच बेहतर तालमेल हो ताकि डुप्लीकेशन रुके और केस रेजोल्यूशन तेज हो। इसका कोई एग्जाम्पल? हाँ, जैसे स्ट्रेस्ड एसेट्स के मामले में पीएमएलए को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी के साथ रिकंसाइल करने के लिए ईडी और आईबीबीआई के बीच कोलैबोरेशन की बात कही गई है। अच्छा, और आखिरी सजेशन? छठा है ट्रांसपेरेंसी एंड ओवरसाइट। ईडी की ऑटोनॉमी बनाए रखने के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए पार्लियामेंट्री और जुडिशियल ओवरसाइट को मजबूत करना। Essentially, the goal is to balance effectiveness with fairness and transparency. डिफेंस एंड सिक्योरिटी न्यूज इन ब्रीफ। 4.3 चलिए अब कुछ कंसाइज लेकिन सिग्निफिकेंट डिफेंस एंड सिक्योरिटी अपडेट्स पर आते हैं। फर्स्ट अप, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम आयॉन्स 4.3.1। हाल ही में कोची में इसके तहत इमर्जिंग लीडर्स पैनल डिस्कशन हुई। व्हाट एग्जैक्टली इज आयॉन्स? ये क्या है? आयॉन्स यानी इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम 2008 में इंडियन नेवी द्वारा शुरू की गई एक वॉलंटरीली इनिशिएटिव है। अच्छा, इंडिया की इनिशिएटिव है? जी हाँ, इसका मेन एम इंडियन ओशन के लिटरल नेवीज मतलब तटवर्ती देशों की नौसेनाओं के बीच मैरिटाइम कॉपरेशन और सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना। किस तरह का कॉपरेशन? इसमें डिजास्टर रिलीफ, एचएडी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ और सी लेन सिक्योरिटी जैसे एरियाज में कलेक्टिव कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस रहता है। कितने मेंबर्स हैं इसमें? इसमें 25 मेंबर नेशंस हैं और 9 ऑब्जर्वर्स हैं। इसकी चेयरमैनशिप हर 2 साल में रोटेट होती है और इंडिया 2025-2027 के लिए चेयर बनेगा। ग्रेट। फ्रॉम मैरिटाइम कॉपरेशन टू डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ऑन फॉरेन सॉइल, इंडिया का पहला ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 4.32 मोरक्को में खुला है। व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? यस, डिफेंस मिनिस्टर ने मोरक्को में इस प्लांट का इनॉग्रेशन किया। ये टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड, टास्क और डीआरडीओ का जॉइंट एफर्ट है। और ये बनाएगा क्या? ये व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म वैप 88 प्रोड्यूस करेगा। वैप 88? हाँ, इसका सिग्निफिकेंस डबल है। एक तो ये इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स और स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट को बूस्ट करेगा। दूसरा, ये आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव और इंडिया की डिफेंस डिप्लोमेसी का एक इंपॉर्टेंट डेमोन्स्ट्रेशन है। टेल अस अ बिट मोर अबाउट दिस व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म वॉप। What are its capabilities? ये क्या कर सकता है? वॉप ये इंडिया का पहला इंडिजिनस एम्फिबियस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है व्हील्ड कैटेगरी में। एम्फिबियस मतलब जमीन और पानी दोनों में चल सकता है? एग्जैक्टली। इसकी की फीचर्स है हाई सर्वाइवेबिलिटी, ऑल टेरेन परफॉर्मेंस, किसी भी तरह के इलाके में चल सकता है, और एनहांस्ड लिथैलिटी यानी मारक क्षमता ज्यादा है। इसमें इंटीग्रेटेड पावर पैक, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और फ्लोटेशन एंड प्रोपल्शन सिस्टम्स लगे हैं। यूज क्या है इसका? प्राइमरीली इसका यूज ट्रूप ट्रांसपोर्ट, कॉम्बैट सपोर्ट और एम्फिबियस ऑपरेशंस के लिए किया जाता है। इंटरेस्टिंग। Staying with indigenous defense, INS Androth 4.33 was commissioned recently. ये क्या है? करेक्ट। आईएनएस एंड्रोथ इंडियन नेवी को मिला है। ये एक इंडिजिनसली बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर एसडब्ल्यूसी है। ASW शैलो वाटरक्राफ्ट मतलब पनडुब्बियों के खिलाफ कम गहरे पानी में। जी हाँ, इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE कोलकाता ने बनाया है। ये 8 जहाजों की एक सीरीज है, उसमें ये दूसरा है। पहला था INS आरनाला। और इसका नाम? इसका नाम लक्षद्वीप आर्किपेलेगो के एंड्रोथ आइलैंड के नाम पर रखा गया है। इसमें हाई मैन्यूवरेबिलिटी के लिए डीजल इंजन वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम है जो तटीय इलाकों के लिए आइडियल है। वेपन्स? ये हल्के टॉर्पीडो और स्वदेशी ASW रॉकेट से लैस है। ये इंडिया की लिटरल एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी और कोस्टल सिक्योरिटी को काफी बूस्ट देगा। मूविंग टू म्यूनिशंस नाउ, यूएस ने यूक्रेन को एक्सटेंडेड रेंज अटैक म्यूनिशंस EA-RAMS 4.3.4 देने की अप्रूवल दी है। व्हाट आर दीज E-RAMS? E-RAMS नेक्स्ट जनरेशन एयर लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल्स हैं। एयर लॉन्च्ड? हाँ, हवा से लॉन्च की जाने वाली। इनकी रेंज काफी अच्छी है, 240 से 450 किलोमीटर्स तक। वाओ, 450 किलोमीटर्स? जी। इनमें 500 पाउंड का हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड होता है जो हार्डन्ड टारगेट्स जैसे बंकर्स, फ्यूल डिपोज, आमो स्टोर्स इनको नष्ट कर सकता है। और एक्यूरेसी प्रिसिजन गाइडेड है तो? हाँ, इसका गाइडेंस सिस्टम GPS, इनर्शियल नेविगेशन और टर्मिनल सीकर का कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से इसकी एक्यूरेसी करीब 10 मीटर्स तक है। एसेंशियली ये मॉडर्न वॉरफेयर के लिए लॉन्ग रेंज हाई प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। समझ गई। नाउ शिफ्टिंग फोकस टू द नॉर्थ ईस्ट, वहां पीस प्रोसेस से जुड़ी खबर है। कुकीज़ो ग्रुप्स 4.3.5 के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन SOO अग्रीमेंट रिन्यू हुआ है। व्हाट इज दिस एग्रीमेंट अबाउट? ये क्या है? ये SOO अग्रीमेंट यानी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन अग्रीमेंट सेंट्रल मणिपुर गवर्नमेंट और वहां के इंसर्जेंट ग्रुप्स जिनमें कुकीज़ो, जोमी और हिमास शामिल हैं के बीच 22 अगस्त 2008 से लागू है। 2008 से काफी पुराना है। जी, ये एक ट्राइपार्टाइट पीस अकॉर्ड है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है हॉस्टिलिटीज को सीज करना, मतलब लड़ाई झगड़ा बंद करना, पॉलिटिकल डायलॉग शुरू करना और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर एक सोल्यूशन ढूंढना। प्राइमरीली ये मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए है। Are there other major peace accords in the Northeast in recent years? और भी समझौते हुए हैं? यस, हाल के वर्षों में कुछ और महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। जैसे 2019 में NLFT अग्रीमेंट हुआ त्रिपुरा में,
नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के साबिर दबरमा गुट के साथ। अच्छा। फिर 2020 में असम में बोडो अकॉर्ड हुआ, जिसके तहत 1500 से ज्यादा कैडर्स ने सरेंडर किया। बोडो अकॉर्ड, हाँ, ये काफी चर्चा में था। जी, और 2021 में असम में ही कार्बी अकॉर्ड हुआ, जिसमें कार्बी समूहों के 1000 से ज्यादा कैडर मेन स्ट्रीम में शामिल हुए। ये सब नॉर्थ ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की दिशा में इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। बिल्कुल। एंड फाइनली इन दिस सेक्शन, लेट्स क्विकली कवर सम इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस 4.3.6 दैट वर इन द न्यूज़। There seems to be a lot happening on this front. काफी एक्सरसाइजेस हुई हैं। इंडीड, काफी एक्टिविटी रही है। फर्स्ट, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025। इंडिया इसके 2025 एडिशन में पार्टिसिपेट करेगा। ब्राइट स्टार, ये कहाँ होता है? ये मूलतः इजिप्ट में होता है। ये ओरिजिनली यूएस और इजिप्ट के बीच 1980s में बाइलैटरल एक्सरसाइज के रूप में शुरू हुआ था, कैंप डेविड अकॉर्ड्स के बाद। 1995 से ये मल्टीनेशनल हो गया है। ये एक बड़ा ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े अभ्यासों में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट। सेकंड, एक्सरसाइज मे 3-14 2025। इसका 14th एडिशन मेघालय, इंडिया में हुआ। ये इंडिया और थाईलैंड के बीच 2006 से हो रहा है। मैत्री, इंडिया, थाईलैंड, फोकस क्या था? फोकस था सेमी अर्बन टेरेन में कंपनी लेवल काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस पर, यूएन चार्टर के चैप्टर 7 के तहत। ओके, थर्ड। थर्ड, एक्सरसाइज जपद 2025। ये रशिया और बेलारूस होस्ट करते हैं, इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया। ये 1999 में शुरू हुआ था और 2009 से हर 4 साल में होता है। जपड, रशिया, बेलारूस। हाँ, ये एक लार्ज स्केल मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका उद्देश्य बाहरी खतरों के खिलाफ डिफेंस प्रिपेयर्डनेस टेस्ट करना और कोएलिशन वॉरफेयर को सिमुलेट करना है। इसमें रशिया की ज़र्कन हाइपरसोनिक मिसाइल जैसी एडवांस्ड परमाणु सक्षम प्रणालियों के साथ ट्रेनिंग भी शामिल होती है। ज़र्कन हाइपरसोनिक मिसाइल, सीरियस स्टफ। फोर्थ, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2025। ये 21st एडिशन था इंडिया यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का। ये 2004 में शुरू हुआ था और सालाना होता है। युद्धाभ्यास, इंडिया यूएस, फोकस। इसका फोकस यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस यूएनपीकेओ और मल्टी डोमेन रेडीनेस एयर, लैंड, साइबर, स्पेस पर था। मल्टी डोमेन रेडीनेस, आज के लिए टर्म काफी सुनने में आता है। फिफ्थ, एक्सरसाइज एशिया पैसिफिक रीच 2025। ये सिंगापुर में हुआ। इंडिया की तरफ से आईएनएस निस्तार ने पार्टिसिपेट किया, जो इंडिया का अपना डिजाइन किया हुआ डाइविंग सपोर्ट वेसल है। पैसिफिक रीच, ये किस बारे में था? ये एक बाईएनुअल मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, मतलब हर 2 साल में होता है। इसका फोकस सबमरीन रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन और अंडर वाटर सर्च एंड रिकवरी इंटरऑपरेबिलिटी को मजबूत करना है। इसमें हार्बर फेज और सी फेज होते हैं। सबमरीन रेस्क्यू, वेरी स्पेसिफिक। सिक्स्थ, एक्सरसाइज सियोम प्रहार। ये इंडियन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश में कंडक्ट किया। अरुणाचल में? हाँ, इसका उद्देश्य था टैक्टिकल बैटलफील्ड ऑपरेशंस में ड्रोन इंटीग्रेशन को वैलिडेट करना। मतलब ड्रोन्स का इस्तेमाल सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस, टारगेट एक्विजिशन और प्रिसिजन स्ट्राइक्स के लिए कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए। ये दिखाता है कि इंडिया टेक्नोलॉजी ड्रिवन वॉरफेयर और बैटलफील्ड ऑटोमेशन की तरफ कैसे बढ़ रहा है। ड्रोन्स का इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है। एंड सेवेंथ, एक्सरसाइज युद्ध कौशल 3.0। ये भी इंडियन आर्मी ने ईस्टर्न हिमालयस के कामेंग सेक्टर में किया। ये भी अरुणाचल के पास? जी हाँ, इसका उद्देश्य था माउंटेन वॉरफेयर कंडीशंस में ऑपरेशनल रेडीनेस बढ़ाना, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर रेडीनेस, लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेशन, जॉइंट ऑपरेशन सिनर्जी, इन सब पर फोकस था। जाहिर है चाइना बॉर्डर पर डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को मजबूत करने के लिहाज से ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, दैट्स अ वाइड रेंज ऑफ एक्सरसाइजेस कवरिंग डिफरेंट ज्योग्राफीज, पार्टनर्स एंड डोमेन्स, शोज द इंक्रीजिंग स्कोप ऑफ इंडियाज मिलिट्री एंगेजमेंट्स एंड फोकस एरियाज। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट 4.4.7। Lastly, let's touch upon Operation Black Forest 4.4.7. Sources describe it as possibly the largest anti-Naxal operation to date. Can you shed some light on this? ये क्या था? Yes, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन बताया जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर करेगुट्टा हिल्स में चलाया गया था। करेगुट्टा हिल्स? हाँ, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था नक्सली गणों को खत्म करना और उस घने जंगल वाले इलाके में सिक्योरिटी डोमिनेंस बढ़ाना। इसे उस क्षेत्र में सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटेड काउंटर इंसर्जेंसी मिशन कहा गया। क्या इसी तरह के और भी एंटी नक्सल मिशंस हुए हैं हाल में? हाँ, कुछ और मेजर ऑपरेशंस हुए हैं। एक था मिशन संकल्प। ये भी उसी कोरेगुत्ता और आसपास की पहाड़ियों में चलाया गया था, छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर। इसका फोकस एरिया डोमिनेशन और नक्सल न्यूट्रलाइजेशन पर था। मिशन संकल्प। और थोड़ा पीछे जाएं तो ऑपरेशन ग्रीन हंट 2009 था, जो एक बहुत बड़े स्केल पर पैरामिलिट्री ऑफेंसिव था नक्सलियों के खिलाफ। ये 5 राज्यों में चलाया गया था, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़। ऑपरेशन ग्रीन हंट 2009? हाँ, ये काफी बड़ा था जी। इसका उद्देश्य नक्सली आंदोलन पर अंकुश लगाना और प्रभावित क्षेत्रों में सिविल गवर्नेंस को रिस्टोर करना था। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट और मिशन संकल्प जैसे हालिया ऑपरेशंस इसी ऑनगोइंग एफर्ट का हिस्सा लगते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से निपटने के लिए, खासकर स्पेसिफिक हॉटस्पॉट्स में। अंतिम विचार, प्रोवोकेटिव थॉट। तो आज की चर्चा से ये तो साफ है कि इंडिया का सिक्योरिटी लैंडस्केप कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है। साइबर थ्रेट्स कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइम्स न्यू फॉर्म्स ले रहे हैं और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन का रोल लगातार बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी इज क्लियरली अ डबल एज्ड स्वॉर्ड हियर, है ना? एब्सोल्युटली। ये सिक्योरिटी फोर्सेस को एम्पावर करती है तो एडवर्सरीज को भी नए टूल्स देती है। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू अ क्रूशियल क्वेश्चन। एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या हमारी लीगल,
इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस इतनी तेजी से इवॉल्व हो रही है कि हम इन कॉम्प्लेक्स और रैपिडली मॉर्फिंग थ्रेट्स का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकें। ये सोचने वाली बात है। क्योंकि फ्यूचर सिक्योरिटी सिर्फ नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने पर ही डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि क्रिटिकली बेहतर इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन पर, रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क्स पर जो राइट्स को अपहोल्ड करते हुए सिक्योरिटी इंश्योर करे, और अल्टीमेटली एक अवेयर और विजिलेंट सिटीजनरी पर भी डिपेंड करेगी। क्या हम इस पेस ऑफ चेंज के साथ तालमेल बिठा पा रहे हैं? दैट्स समथिंग वर्थ रिफ्लेक्टिंग ऑन। आउटरो, ये था आज का ऑडियो बुक डिस्कशन फ्रॉम विजन आईएएस मंथली मैगजीन। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें, बिकॉज गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प अदर्स। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरी एंड नोट्स मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।